वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो सेकंड टर्म एग्जाम हम लोग को होने वाली है, उसका जो मॉडल सेट है वो कल ही निकला है। मैं आज आप लोग को हिंदी इलेक्टिव यानी कि क्लास 12th की जो हिंदी ऐच्छिक इलेक्टिव है उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ सेट 1 का। आज बहुत जल्दी सेट 2, सेट 3, सेट 4, 5 आपको टोटल करा दूंगा। ये सेट 5 तक निकला हुआ है हिंदी का। इसका जो अंक है वो 40 अंक का है और टाइम आपको दिया जाएगा 1-1.5 घंटा के आसपास आपको टाइम मिलेगा। तो कुछ निर्देश है, निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से आप लोगों को परिचित कराता हूँ। आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन मिलेगा पूरा ये सेट का। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये जो है अपठित गद्यांश है, ठीक ना। तो आप इसे पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आप इसे पढ़ लीजिए। मैं आपको अथवा वाला देता हूँ, आप अथवा वाला दीजिए चाहे उला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोग को अथवा वाला बता देता हूँ कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये भी तो सावन का समय, जो ये जो टाइम बता रहा है कि दिन के जो बीतने खत्म होने का टाइम बता रहा है कि मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या परी सी धीरे धीरे। उसके बाद देख लेते हैं क्या 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 है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर है दोनों उसके उधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनसे हलास विलास, ठीक ना। अब क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। ये तो पढ़ लिया हम लोग, इसको पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पद्यांश पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ है क ख ग, तीन तीन क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। जो देखिए क्वेश्चन हम टाइपिंग करके आप लोगों को बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर जो है ना, मैं आप लोगों को टाइपिंग करके आंसर के साथ बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि पद्यांश में किस समय का वर्णन है, ठीक ना। जो आप लोग पद्यांश ऊपर में पढ़े हैं आप लोग देख सकते हैं। जो ये पद्यांश पढ़े हैं आप लोग, किस समय का वर्णन है। तो दिवासावसन का समय बताया जा रहा है, यानी कि दिन के समाप्ति के समय, ठीक ना। दिन के समय के समाप्ति के समय ये बताया जा रहा है। और ये जो पंक्ति है ये किसने लिखा है, वो लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। जो आप लोग को पद्यांश देखें ऊपर में लिखा हुआ है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। तो ख नंबर का आंसर देख लेते हैं। ख नंबर क्या बता रहा है कि यहाँ आसमान से किसके उतरने की बात कही गई है। जो ये आसमान से उतर रही है वो किसके उतरने की बात की गई है, वो संध्या से सुंदरी की उतरने की बात कहा गई है। गौ नंबर को क्वेश्चन देख लेते हैं। गौ नंबर क्या पूछा कि तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास का आशय क्या है, ठीक ना। संध्या के समय किसी भी प्रकार का चंचलता नहीं होना, ठीक ना, मतलब नहीं है। यानी कि शाम का टाइम कोई भी चंचलता का आवाज नहीं हो, यानी साउंड नहीं हो। तो वही पूछा जा रहा है कि तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास का आशय क्या है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, ये खंड ख है, ठीक ना। खंड ख अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन से क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन है यहाँ से आप लोग को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ क ख ग तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट आपको दो ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अनुशासन अथवा महिला शक्तिकरण पर एक निबंध लिखे, ठीक ना। तो मैं आप लोग को आज अनुशासन के बारे में बताने वाला हूँ, अनुशासन के निबंध पे। तो अनुशासन का निबंध स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं अनुशासन, ठीक ना। हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत ही अधिक होता है। अनुशासन हमारे जीवन का एक विभिन्न अंग है। जो अनुशासन है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हम सुखी जीवन कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसके बिना हम लोग जो सुखी जीवन है हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है, यहाँ पे जो नीचे आ गया है, तो फिर थोड़ा नीचे ही देख लेते हैं। फिर चाहे वो हमारा दैनिक दिनचर्या हो या स्कूल, खेल का मैदान या कार्य क्षेत्र, फिर ये कोई अन्य कार्य, अनुशासन के बिना हम लोग का कोई भी कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि फिर चाहे हमारा कैसे बोला दिनचर्या आप अनुशासन के बिना नहीं बिता सकते हैं। स्कूल खेल का भी कोई नियम या कायदे कानून से ही खेला जाता है। तो मैदान, कार्य क्षेत्र या मैदान में कोई आप मान के चलिए कि कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो उसमें भी कुछ नियम कानून होते हैं कि आपको अनुशासन के अनुसार ही चलना है। अनुशासन सही तरीके से जीवन जीने का जो है वो एक कला है, ठीक ना। वो जो अनुशासन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुशासन। वो हमारे जीवन के लिए जीने का एक कला है, ठीक ना। यदि हम अनुशासन का पालन ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है, यानी अस्त व्यस्त हो जाता है बिना अनुशासन के।
अनुशासन का अर्थ है, अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है, तथा शासन अनु का अर्थ है, जो अनु का जो अर्थ है वह है पालन, तथा शासन का अर्थ है नियम। अनु का अर्थ है पालन, शासन का अर्थ है नियम, ठीक ना। अर्थात नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। देख लेते हैं नीचे, अनुशासन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अनुशासन इस मनुष्य का जीवन निरर्थक होता है। बिना अनुशासन के रहते हैं उसका जो जीवन होता है वह निरर्थक वाक्य की तरह होता है। ये यहाँ हम लोग का खत्म होता है निबंध। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई ना हो पाने से उत्पन्न कठिनाई को बतलाते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक समाधान हेतु पत्र लिखें। जो आपके विद्यालय में अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जो नहीं हो रही है, आप लोग का जो दिक्कत हो रही है, वो आपको प्रधानाचार्य यानी एचएम को बताना है कि हमारे विषय में यह दिक्कत हो रही है या टीचर नहीं है, तो आपको एक पत्र लिखना है। तो मैं आप लोग को आज पत्र बताता हूँ किस किस तरह लिखा जाता है। वैसे आप लोग तो जानते ही होंगे कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो आपको इसमें से दो ही आंसर देना है। तो मैं एक का बता चुका हूँ और दूसरा का मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए नीचे चलते हैं, चलिए पत्र स्टार्ट करते हैं। तो पत्र लेखन स्टार्ट करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक ना। आप अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं। मैंने लिखा है अपना स्कूल का नाम +2 उच्च विद्यालय पूरी टुंडी। विषय यहाँ पे होगा, ठीक ना, विषय यहाँ पे होगा, उसके बाद ये चिन्ह लग के इधर आएगा। तो विषय में क्या है, विषय मेरा है कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई ना होने के संबंध में हमारे स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, अर्थशास्त्र के जो कोई भी शिक्षक नहीं है, अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जैसे भी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना, हम लोग को दिक्कत झेलने पड़ रही है। तो देख लेते हैं आगे। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय का होगा, यहाँ पे की लिखा गया है टाइपिंग मिस्टेक, का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ महोदय। कारण यह है कि हमारी कक्षा में अर्थशास्त्र का कोई भी शिक्षक ना होने से हम सभी विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई हो रही है और परीक्षा भी नज़दीक में है। अभी तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हुई, अतः हम सभी छात्रों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू की जाए। मतलब बच्चा लोग आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर प्रधानाचार्य पे कि हम लोग को बहुत कठिनाई हो रही है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और कोई भी अभी तक थोड़ा सा भी सब्जेक्ट को कवर नहीं किया गया है, तो जल्द से जल्द शिक्षक भेजने का कृपा करें, चाहे मतलब पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू की जाए। देख लेते लास्ट में क्या है। अतः आपसे नम्र निवेदन यह है कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा प्रदान करें, ठीक है ना, कृपा करें। अब लास्ट में आप लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी, आप अपना नाम दे सकते हैं, वर्ग दे सकते हैं, दिनांक दे सकते हैं। बस इतना ही है लेटर में। आप ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखें, ये इजी है, बहुत इजी है। आप लोग तो लिखते ही होंगे, लेटर आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में खंड गौ, इसका जो है खंड गौ है, ये पाठ्य पुस्तक से आपका पाठ्य पुस्तक से है, ये 5 नंबर है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग पे व्याख्या कीजिए। इनके जो ये है सब प्रसंग है, तो मैंने एक को नहीं लिखा है, मैं खाली क लिखा है, तो सिर्फ मतलब दोनों में से एक ही बनाना है। तो मैं क को लिखा हूँ, ख को छोड़ दिया हूँ। तो मैं क को आप लोग को बना के दिखाता हूँ आंसर के साथ। तो देख लीजिए क का आंसर क्या होगा। भरत अपने अग्रज श्री राम के सरल स्वभाव को भली भांति जानते हैं। भरत प्रभु श्री राम के सरल स्वभाव, सहज स्वभाव पृष्टि में कथन कहते हैं कि मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, अर्थात भरत अपने स्वामी भाई राम के सरल स्वभाव को भली प्रकार से जानते हैं। इस कथन के माध्यम से भरत श्री राम का स्वभाव की विशेषता उजागर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि वो कभी छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। श्री राम तो सदैव सभी के प्रति निश्छल प्रेम भाव रखते हैं। इसमें भरत बोल रहे हैं कि मेरे भाई श्री राम जो हैं वो कभी छल कपट नहीं करते हैं, वो कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं। और तो जो श्री राम से जो हारे हुए लोग को भी वो जिता देते हैं। श्री राम ऐसे हैं, श्री राम के प्रति उसके प्रेम भरत अपने दिखा रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि श्री राम के बारे में, ठीक ना। तो उसमें वही था। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दें। इसमें 2 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन 3 प्रश्न है, क ख ग। आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं 2 प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ यहाँ। एक प्रश्न है 3 नंबर और एक प्रश्न है 3 नंबर।
तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि माघ महीने में वीर्यहानी को क्या अनुभूति होती है। जो माघ का महीना होता है उसमें क्या अनुभूति होता है वीर्यहानी को, आइए हम लोग देखते हैं आंसर। माघ मास शब्द ऋतु का सर्वाधिक कपकपा देने वाला महीना है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। ये जो महीना होता है ये ऋतु में कपकपा देने वाला महीना, ठंड का महीना होता है। इस सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है, जो होती है चरम सीमा पर बहुत मतलब अधिक होती है, ठीक ना। सर्दी की अधिकता के कारण पाला भी पड़ने लगता है। वीरनी को नायिका को माघ मास में विरक मौत झेलना मृत्यु काल लगता है, यानी इसको मरण के समान लगता है। जो वीरनी का आग है, जो माघ मास का जो ये सर्दी वाला है महीना, इसमें जो लेखिका है उसको मृत्यु के समान लगता है। नायिका को मृत्यु के समान लगता है। नायिका को अनुभव होता है कि पति के बिना वह सर्दी से छुटकारा नहीं पा सकती। नायिका जो है उसको अनुभव होता है कि पति के बिना जो सर्दी है उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। दूसरी ओर नायिका को काम भाव सताने लगता है। नायिका सर्दी के रातों में पति के मिलने का तड़प उठती है, मतलब वो पति जो सर्दी की रातों में वो अपने पति से मिलने के लिए तड़प उठती है। देख लेते हैं आगे। माघ मास में वर्षा आने से नायिका के कपड़े गीले हो जाते हैं। जो माघ मास से जो वर्षा होती है उससे आने से पहले नायिका है उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मैंने सेकंड को नहीं बनाया है, थर्ड को बनाया है। गौ नंबर इसका देख लेते हैं। तो गौ नंबर क्या पूछ रहे, कवि ने चाहत चालन या संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है। क्या है इसका आंसर देख लेते हैं। कवि को अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शनों का काफी लंबे समय से इच्छा है। उसकी प्रेमिका उससे मिलने के लिए झूठे वादे करती है मिलने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है, ठीक ना। वो लोग मिलते नहीं है। इसके कवि से उदास हो जाता है। कवि आश्वासनों पर विश्वास करते करते उसके आने की जो प्रतीक्षा है करते करते बुरी तरह से थक जाता है। जो कवि है वो थक जाता है। कवि को लगता है कि अब उसके प्राण निकलने को है। उसके प्राण होठों तक आकर ठहर गए हैं। वो होठों पर आकर इसलिए अटके हैं ताकि सुजान के संदेशों को लेकर ही निकले। वो जो कवि है वो सुजान के संदेशों को लेकर ही निकलना चाहता है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इजी शब्द से लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। जो गौ नंबर का प्रश्न है, मैं ख को छोड़ दिया हूँ। ख को भी बना सकते हैं, 2 ही प्रश्न बनाना है तो मैं गौ को बना रहा हूँ। तो देख लेते हैं गौ का आंसर देख लेते हैं क्या है। गौ का आंसर इस प्रकार है कि कवि को अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शनों की काफी लंबे से इच्छा है। जो कवि है वो अपनी प्रेयसी सुजान के लिए, मतलब उससे मिलने के लिए कब से भावुक है, पर उससे भेंट नहीं हो रही है। आगे देख लेते हैं। उसकी प्रेमिका उससे मिलने के झूठे वादे करती है। जो उसकी प्रेमिका सुजान है वो कवि से झूठे वादे करते हैं मिलने के लिए, पर मिलते नहीं है। इससे कभी उदास हो जाता है। कवि आश्वासनों पर विश्वास करते करते उसने उसके आने की प्रतीक्षा करते करते बुरी तरह थक गया है। जो कवि है सुजान का प्रतीक्षा करते करते पूरी तरह से थक गया है। कवि को लगता है कि अब उसके प्राण निकलने को है। अब जो कवि है उसको बिना सुजान के बिना उसको ऐसा लग रहा है कि उसका अब प्राण निकलने को है। होठों तक आकर ठहर गए हैं। उसको जो उसका प्राण है उसको होठों तक आकर ठहर गए हैं। वो होठों पर आकर इसलिए अटके हैं कि ताकि सुजान संदेशा लेकर ही निकले। ताकि उसको लग रहा है कि रिप्लाई अगर मैं अगर बोल रहा हूँ तो सुजान अगर ज़रूर रिप्लाई देगा। मैं उसका वेट करूँगा तो वो सुजान ज़रूर आएगा। मैं उसका रिप्लाई अगर ज़रूर आता है, इसीलिए वो वेट कर रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मेरा चौथा नंबर प्रश्न खत्म हो गया। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे। एक प्रश्न का है 3 नंबर का और एक प्रश्न का है 3 नंबर। आपका हो जाएगा 6 नंबर टोटल मार्क्स। क ख ग इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ 2 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर का मुंह में क्यों चली जा रही थी। जो लोमड़ी थी वो अपने ही मन में शेर का मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो चलिए आंसर देखते हैं। लोमड़ी शेर के मुंह में स्थित रोजगार के दफ्तर में दरख्वास्त देने के लिए स्वेच्छा से जा रही थी। यानी जो शेर है, शेर के जो अगल बगल के पड़ोसी हैं वो बोल रहे हैं कि शेर के मुंह में, अगर शेर खुद से ही बोल रहे हैं कि मेरे मुंह में
दफ्तर है यानी रोजगार है, यानी खाने का मैदान है, मेरे मुंह में खाने का मैदान है। और उसके पड़ोसी वाले भी जो उसके आसपास साथ रहते हैं वो भी बोल रहे हैं लोमड़ी को कि बहका रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा, शेर का मुंह में रोजगार है। तो लोमड़ी लोमड़ी को लगा कि सच में शेर का मुंह में रोजगार है, इसीलिए वो उसका मुंह में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अमजर से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। अमजर गांव में सुनापन क्यों है, देख लेते हैं। लेखक ने नवा गांव के निकट अमजर नामक गांव का जिक्र किया है। इसका नाम आम के पेड़ के अधिकता होने पर पड़ा है। यहाँ पे आम का पेड़ बहुत अधिक है, इसीलिए इसका नाम अमजर पड़ा। अमजर यानी आम के मौसम में इस गांव में अत्यधिक आम से पेड़ों से झड़ते हैं। इस मौसम में जो आम के पेड़ों जो जिस जिस मौसम में आम फरते हैं उसमें से आम से पेड़ से पूरा झड़ते हैं। यहाँ पे अधिक पेड़ है आम के, तो जाहिर सी बात है कि आम झड़ेंगे ही। देख लेते हैं आगे क्या क्या बोला जा रहा है। अब अमजार गांव में अमरोली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा के बाद नवा गांव के अनेक गांव उजड़ गए। अमजार गांव के लोग वहां से पलायन कर गए हैं, इस कारण अब अमजार में सुनापन छाया है। कोई वहाँ अमरोली प्रोजेक्ट के नाम की सरकारी कोई भी प्रोजेक्ट आ गया वहाँ पे, जो वो गांव है वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, यानी कोई भी कंपनी आने से जाहिर सी बात है कि गांव वाला को छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ेगा। उसकी ज़मीन हड़प लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जंगल का कटाई अंधाधुंध करने लगते हैं। कोई प्रोजेक्ट वगैरह आने से कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में मतलब दिक्कत होने लगती है, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निर्मल वर्मा के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखें। ये 2 मार्क्स के हैं, आपका है। निर्मल वर्मा के इसका 8वां में क्वेश्चन क्या है, असगर वजाहत का जन्म कब और कहाँ हुआ। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि निर्मल वर्मा की 2 रचनाओं का नाम। तो पहला रचना है इसका जलती झाड़ी परिंदे। और भी रचना है, तो आप मैंने 2 का नाम दिया है, 2 नाम यहाँ पूछे हैं, इसलिए मैंने 2 नाम बताया है। असगर वजाहत का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो देख लेते हैं। 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक ना। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है 7वां प्रश्न में। कोहिया किसे कहते हैं, नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, उसकी विशेषताएं बताइए। जो कोहिया है वो किसे कहते हैं और उसके थोड़ा विशेषताएं बताने बोल रहे हैं। ये 3 मार्क्स के हैं। इसका अथवा में क्या है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको अथवा में कोई सा क्वेश्चन बनाना है, दोनों में से एक बनाना है आपको। तो मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोहिया एक जल पुष्प है। इसे कुमुद भी कहते हैं, इस पुष्प को कुमुद भी कहते हैं, कुमुद फूल भी कहते हैं। और इसको कोका बेली के भी नाम से जाना जाता है। कोका बेली, तो कोका बेली के भी नाम से जाना जाता है, कुमुद को भी नाम से जाना जाता है, कुमुद भी कहा जाता है, ठीक ना। ये शब्द ऋतु में, ये जो शरद है, ये शरद ऋतु में गड्ढे के पानी में होता है, पनपते हैं। ये क्या, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है। ये जो पुष्प है ये उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देख लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विश्वनाथ, यहाँ पे विश्वनाथ होगा, ठीक ना, ये विश्वनाथ होगा। अब देख लीजिए यहाँ विश्वनाथ लिखा हुआ है, पर क्या अत्याचार हो गया, जो विश्वनाथ है वहाँ पे उस पर क्या अत्याचार हुआ है वो जानना है। और आप अपना मालवा वैसा पानी नहीं गिर रहा था, मतलब जो मालवा एक जगह है, ठीक ना, मालवा में अब वैसा पानी नहीं गिर रहा था, उसका कारण बताने आप बोल रहा है। तो उसका कारण हम लोग नहीं जानेंगे आज जानेंगे कि विश्वनाथ जो है उस पर क्या अत्याचार हो रहे थे, उसके आंसर पे आज हम लोग गौर करेंगे, जानेंगे। तो चलिए विश्वनाथ के बारे में थोड़ा जानते हैं। विश्वनाथ के बाद जब छोटा भाई उसका पैदा हुआ, तब उसके छोटे भाई का कब्जा माँ के दूध पर हो गया। जाहिर सी बात है, कोई भी आपका अगर छोटा भाई आ गया तो छोटा भाई माँ का दूध पिएगा, आपको तो छोड़ना पड़ेगा। उनका दूध छूट गया, ठीक ना, तो उन्हें गाय का दूध पिलाया जाने लगा। जो विश्वनाथ है उसको गाय का दूध पिलाया जाने लगा। छोटे गाय के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगा, मतलब जो छोटा गाय होगा, छोटा गाय होने के कारण से जो विश्वनाथ उसको दूध को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। वो जिद करने लगा कि हम गाय का दूध नहीं पिएंगे। उसकी जिद के कारण माँ के स्थानों पर बुकवा का लेप लगा दिया, कोई लेप लगा दिया होगा जिससे माँ का दूध थोड़ा सा खराब हो जाए। दूध
पिलाया गया। केसला स्वाद जुबान पर लगते ही विश्वनाथ ने गाय का दूध पीना शुरू कर दिया। केसला कुछ लगा दिया था माँ के बुकवा पे, तो कुछ लेप टाइप का लगा दिया था, तो उसमें जो माँ का दूध का जो स्वाद था वो चेंज हो गया। तो विश्वनाथ क्या किया, फिर से वो गाय का दूध स्टार्ट कर दिया पीने, ठीक ना। तो विश्वनाथ का माँ का दूध छूटना ही वो अत्याचार मानता है। सो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस तरह के लिए मैं आपको मॉडल सेट 5 का सोल्यूशन देने वाला हूं। हमारे इस वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।